वेलकम एवरीबॉडी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक जो कि है हमारा मोड्स ऑफ एंट्री। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। जब भी हम अपनी नेशनल बाउंड्री के बाहर कोई भी रिसोर्स, कोई भी नॉलेज, कोई भी मशीन, कोई भी मैन, कोई भी मटेरियल, कुछ भी जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मोड्स ऑफ एंट्री क्या है। मतलब कि अगर हम कोई भी बिजनेस अपनी कंट्री के बाहर करना चाहते हैं, हम इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई और कंट्री से कोई और कंपनी हमारी कंट्री में आकर बिजनेस करना चाहती है, तो वो किस किस तरह से कर सकती है। तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेट के एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ एंट्री में से लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मोड्स ऑफ एंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारा पार्ट है ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड्स। कुछ एंट्री मोड्स इस तरह के हैं जो कि ट्रेड रिलेटेड है, जैसे कि इसमें आता है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आप सभी को पता ही है, जिसको हम हिंदी में निर्यात कहते हैं। कोई भी सामान हम यहां से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करके सेल कर रहे हैं। मतलब कि हम अपनी कोई भी यूनिट या कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी दूसरी कंट्री में नहीं लगा रहे। हम प्रोडक्ट अपना इंडिया की इंडिया में ही बना रहे हैं, इंडिया की इंडिया में ही उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको दूसरी कंट्री में सिर्फ सेल करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये कहलाएगा हमारा एक्सपोर्ट। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट एक बहुत ही इनिशियल फेज में हम करते हैं। जब भी हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ले जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट हम सबसे स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। और दूसरी चीज, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं जो कि जिनको इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको इंटरनेशनल मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा हमारा ट्रेड रिलेटेड में ही आता है आपका इंपोर्ट। फ्रेंड्स, इंपोर्ट क्या होता है? आयात। भाई, जैसे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को बेचने के लिए भेज रहे हैं, उसी तरह से दूसरी कंट्री से भी सामान यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर सेल होने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा इंपोर्ट, सेल होने के लिए, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ यहाँ पर आ रही है तो वो इंपोर्ट की कैटेगरी में आएगी। और ये भी एक तरह से क्या है, हम इनिशियल फेज में ही करते हैं। मतलब जो भी सेलर है दूसरी कंट्री में, वो इनिशियल फेज में इंपोर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद आजकल हमारे पास नई कैटेगरीज आ गई हैं, जैसे कि हमारा ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो कि सामान को ग्लोबली सेल करती है। इसी तरह से जैसे आपने सुना होगा alibaba.com है, तो वो वेबसाइट क्या करती है, आप किसी भी कंट्री में बैठकर सामान को मंगा सकते हैं। तो ई कॉमर्स भी इसी की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड आता है, जिसमें से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, और वो है हमारा काउंटर ट्रेड। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। देखो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ई कॉमर्स तीनों बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है हमारा काउंटर ट्रेड। फ्रेंड्स, काउंटर ट्रेड में क्या करती है, दोनों कंट्रीज की अलग अलग जो कंपनियां हैं जो आपस में व्यापार कर रही है, ट्रेड कर रही है, वो क्या करती है, आपस में या तो सामान का ही लेन देन करती है, या फिर उसके साथ में अगर वो पैसे का लेन देन करती है तो वो बहुत कम होता है। काउंटर ट्रेड के ही अब टाइप्स हैं आगे। काउंटर ट्रेड का हमारा टाइप है बार्टर सिस्टम। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम क्या है, जिसको हम हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि हम इमीडिएटली क्या कर रहे हैं भाई, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है, और मान लो एक कंपनी जापान की है जिसका नाम है मान लो JP लिमिटेड, ठीक है। अब देखो क्या है, ये दोनों कंपनियां आपस में ट्रेड करती है तो इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब है कि काउंटर ट्रेड किस तरह से करेंगे हम। बार्टर सिस्टम में क्या है कि दोनों कंपनियां ना आपस में सामान का लेन देन करेगी, ये इससे सामान खरीदेगी, ये इससे सामान खरीदेगी, ठीक है, और ये इमीडिएट होगा, और इसके अंदर हो सकता है कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब पैसे का लेन देन ना हो, सिर्फ सामान का ही लेन देन है, जैसे पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम में होता था। जब हमने करेंसी का इन्वेंशन नहीं किया था तब ऐसा होता था, लेकिन अब हम इसमें कैश भी इन्वॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, काउंटर ट्रेड का ही दूसरा है हमारा, वो है हमारा काउंटर परचेज।
काउंटर परचेज क्या होता है? देखो, काउंटर परचेज होता है जिसको हम रेसिप्रोकल बाइंग भी कहते हैं। काउंटर परचेज को हम रेसिप्रोकल बाइंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भाई मैं आपसे सामान खरीदूंगा, आप मेरे से सामान खरीदना। मतलब पिछले वाले बार्टर सिस्टम की तरह से इसमें यूं नहीं है कि आपको इमीडिएटली ही सामान खरीदना है। आपको फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट हो, आप हमसे सामान खरीदना, हम आपसे खरीदेंगे। एबीसी लिमिटेड जेपी लिमिटेड से सामान खरीदेगा, और जब जेपी लिमिटेड को सामान की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एबीसी लिमिटेड से खरीदेगा। तो इसे कहते हैं काउंटर परचेज। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट टाइप आता है काउंटर ट्रेड में, जिसको हम बोलते हैं बायबैक। अब बायबैक क्या होता है? बायबैक का देखो, आप याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो कि सेल इनपुट एंड बाय आउटपुट। बायबैक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कोई चीज हम क्या करते हैं, अपनी वापस खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एबीसी लिमिटेड ना क्या करती है, मान लो प्लास्टिक सप्लाई करती है, ठीक है, और जेपी लिमिटेड समझ लो आप मार्कर बनाती है। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड जेपी लिमिटेड को क्या सप्लाई करेगी? प्लास्टिक, यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी। और जेपी लिमिटेड क्या करेगी? एबीसी लिमिटेड को मार्कर बनाकर सप्लाई करेगी। आया समझ? तो ये होता है हमारा बायबैक मेथड, काउंटर ट्रेड का मेथड बायबैक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप आता है काउंटर ट्रेड का, वो है ऑफसेट। फ्रेंड्स, ऑफसेट क्या होता है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बार ध्यान से सुनना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑफसेट होता है कि ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जब सामान सेल करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने कुछ सामान जेपी लिमिटेड को सेल किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने कुछ सामान जेपी लिमिटेड को सेल किया, ठीक है। अब जेपी लिमिटेड उस सामान को आगे सेल करेगी, ठीक है। मान लो इंडिया की एबीसी लिमिटेड ने जापान की जेपी लिमिटेड को कुछ सामान सेल किया, ठीक है। और जब भी हम इस तरह से देखो इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं या हम फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी को सामान सेल करते हैं, तो वो छोटी क्वांटिटी में नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और आपको पता है कि कोई भी कंपनी सामान खरीदती है आगे उसको सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो भी फर्दर प्रॉफिट कमाना चाहती है या फर्दर उस सामान को यूज़ करने के लिए वो खरीदती है, ठीक है। अब क्या है, हमने जेपी लिमिटेड को सामान सेल किया मान लो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। हम पहले से ही एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम जेपी लिमिटेड को जितने भी रुपए का सामान सप्लाई करेंगे, उसकी जितने भी रुपए की आगे प्रोसीड्स होंगी, सेल होगी, जितना भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, उसका एक निर्धारित परसेंटेज वो वापस हम ही से परचेज करेगी। जैसे कि हमने 1 करोड़ का सामान जेपी लिमिटेड को सेल किया और हमने मान लो एग्रीमेंट में डिसाइड किया 20% ऑफसेट, तो इसका मतलब है कि ये 1 करोड़ रुपए का जो सामान है, इसमें से जितना सामान जेपी लिमिटेड बेच पाएगी, मान लो जेपी लिमिटेड ने इसमें से सामान बेचा 70 लाख रुपए का, ठीक है, तो 70 लाख का 20% होता है 14 लाख रुपीज। तो अब जेपी लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, 14 लाख रुपीज का सामान हमसे फिर से खरीदना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड से, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझसे डाउट सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यह समझना बहुत जरूरी है। ऑफसेट जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट काउंटर ट्रेड का हमारा मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं स्विच ट्रेडिंग। स्विच ट्रेडिंग मेथड। अब देखो स्विच ट्रेडिंग मेथड क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, विदेश की किसी कंपनी के साथ कुछ बिजनेस कर रही है। अब क्या होता है, मान लो उसको ना किसी कारणवश अब सामान खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। भाई मान लो जेपी लिमिटेड को हमसे सामान खरीदना था, ठीक है, लेकिन अब उसको सामान नहीं चाहिए, तो वो अपने सामान खरीदने की ऑब्लिगेशन को किसी और कंपनी को सेल कर सकती है। जैसे कि मान लो जेपी लिमिटेड जापान में है, ठीक है। अब जेपी लिमिटेड ना हमसे सामान नहीं लेना चाहती, ठीक है, या अभी नहीं लेना चाहती, हमसे बाद में फिर से लेना चाहेगी, तो जेपी लिमिटेड जो ऑब्लिगेशन टू बाय है, सामान खरीदने की जो ऑब्लिगेशन है, वो जापान की ही किसी दूसरी कंपनी को दे सकती है। जैसे कि मान लो वहां पे कोई और कंपनी है XY लिमिटेड जापान में, तो ये XY लिमिटेड को ऑब्लिगेशन दे देगी कि अब आप एबीसी लिमिटेड से खरीद लो, हम बाद में खरीद लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है स्विच ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को स्विच कर दिया, ठीक है, व्यापार को स्विच कर दिया
किसी और कंपनी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे मेथड है हमारे ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे जो काउंटर ट्रेड वाले मेथड्स हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में इस तरह से बहुत आता है कि भाई इनमें से कौन सा मेथड काउंटर ट्रेड का है या इनमें से कौन सा मेथड काउंटर ट्रेड का नहीं है। फ्रेंड्स जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड्स, अब हमारा सेकंड मोड ऑफ एंट्री है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एंट्री मोड्स। अब देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है, यहां पर भी कुछ मेथड्स बताए गए हैं, मोड्स बताए गए हैं, कुछ यहां पर भी कुछ एंट्री मोड्स बताए गए हैं अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जाने के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है, मतलब इसमें हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार फिर हमें चलना पड़ता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि है आपका इंटरनेशनल लीजिंग। इंटरनेशनल लीजिंग आप सभी ने पढ़ा होगा। इंटरनेशनल लीजिंग में देखो क्या होता है, इंटरनेशनल लीजिंग में दो पार्टीज होती है, ठीक है, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। नॉर्मली हम लीजिंग यूज करते हैं जब हम कोई बहुत बड़े बजट की कोई बहुत बड़ी मशीन को जब हम खरीद नहीं सकते तो फिर ना हम उसको लीज पे ले लेते हैं। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो कि हम उसको किराए पे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई मशीन है, वो मान लो 100 करोड़ रुपए की है, या फिर वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीन है जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में अभी आई ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस मशीन को, जैसे मान लो जापान की कंपनी वो मशीन बनाती है, सेल करती है या लीज पे देती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एबीसी लिमिटेड को वो मशीन चाहिए, तो हम मशीन कहाँ से लेंगे, इन्होंने कहा कि भाई मशीन तो है 100 करोड़ रुपए की, अब भाई 100 करोड़ रुपए का तो बजट हमारा नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मशीन को ना लीज पर ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमें पता ही कि जापान हमारे से आगे है टेक्नोलॉजी में, तो नॉर्मली हम मशीन्स वगैरह वहां से लीज पर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पर दो पार्टीज है, एक लेसर एक लेसी, ठीक है। तो जो मशीन का ओनर है, ठीक है, तो वो कहलाएगा लेसर, ठीक है, और जो मशीन को लीज पर ले रहा है वो कहलाएगा लेसी। और इसके बदले में, अब ये मशीन फ्री में तो देगा नहीं, इसके बदले में ये एक फीस चार्ज करेगा जिसको हम कहेंगे लीजिंग फी, ठीक है। जैसे कि फीस होती है इनकी नॉर्मली पर एनम हो सकती है, बाय एनुअली भी हो सकती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मशीन खरीदोगे तो 100 करोड़ रुपए की है, लेकिन अगर आप लीज पे लोगे तो फिर आप इसको हर साल सिर्फ 5 करोड़ रुपए में आप इसको लीज पर ले सकते हो, तो फिर ये हमारे लिए ठीक है। भाई कुछ नहीं पता, क्या पता हमारा बिजनेस 2-4 साल के बाद ना चले, हो सकता है आगे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। हालांकि लीजिंग का एक अलग से टॉपिक भी आएगा जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें समझना है इंटरनेशनल लीजिंग, ठीक है। तो 5 करोड़ पर एनम में हमने 5 करोड़ पर एनम की लीजिंग फीस पर हमने क्या किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक, ठीक है। लेसर और लेसी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो 5 करोड़ रुपए पर एनम पे करेंगे और मान लो 5 साल के लिए वो मशीन को लीज पर ले लेंगे। अब उनको वो टेक्नोलॉजी की मशीन जो कि 100 करोड़ में अवेलेबल है खरीदने के लिए, वो 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें लेसी को भी फायदा है और इसमें लेसर को भी फायदा है। लेसर को अपनी मशीन वापस मिल जाएगी बाद में, ठीक है, और लेसी को अभी क्या है, पैसे खर्च नहीं करने पड़े 100 करोड़ रुपए, तो उसके वो पैसे भी बच गए, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल लीजिंग, ठीक है। नॉर्मली जो इंटरनेशनल लीजिंग या हम लीजिंग की अगर बात करें तो इस केस में ना इस तरह से होता है, देखो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज को या डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनियों को मशीन लीज पर देते हैं, ठीक है। और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो नॉर्मली अनडेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियों को मशीन लीजिंग पर देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा एडवांस्ड होती है, ज़्यादा अपग्रेडेड होती है, ठीक है। और उसी तरह से डेवलपिंग कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो अनडेवलप से ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा अपग्रेडेड होती है। इंटरनेशनल लीजिंग के बाद हमारा इसमें दूसरा टाइप है आपका, ये है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्या होता है, देखो सेम लीजिंग की तरह से है। जो हमारा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग है इसमें भी दो पार्टीज होती है, एक होता है आपका लाइसेंसर और एक होता है आपका लाइसेंसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि लीजिंग में हम फिजिकली मशीन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसी तरह से इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, कोई टेक्नोलॉजी,
कोई ब्लूप्रिंट, कोई नो हाउ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, हम इनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, उसने एक टेक्नोलॉजी बना दी। ठीक है, अब उस टेक्नोलॉजी को और कोई नहीं बना पा रहा, या वो टेक्नोलॉजी हो सकता है बहुत सस्ती हो, ठीक है, या कोई बहुत अलग टेक्निक से बनाई गई कोई चीज है और उसका उन्होंने पेटेंट करा लिया है। ठीक है, अब उस टेक्नोलॉजी को और कोई यूज नहीं कर सकता, उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो, मान लो आपने क्या किया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ना आपकी कोई कंपनी है इंडिया में, एबीसी लिमिटेड, और आपने क्या किया ना, आपने मान लो एक ऐसी टी शर्ट बना दी है कि जिस टी शर्ट को पहनने से सर्दी नहीं लगती। ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई टी शर्ट बना दी है, ठीक है, अब ये आपने क्या पता क्या इसमें यूज किया है, लेकिन वो बिल्कुल टी शर्ट जैसी है जैसे हम गर्मियों में पहनते हैं, लेकिन उसको पहनने से कितनी कड़ाके की ठंड नहीं लगती। ठीक है, तो अब आप इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेते हो। ठीक है, कि भाई अब इसको और कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब जो दूसरे देश में कंपनियां हैं वो चाहेंगी हम भी इस टी शर्ट को बनाएं। ठीक है, जैसे मान लो जापान की ही जेपी लिमिटेड है, वो सोचेगी हमें भी ये टी शर्ट चाहिए, वो इसको लेकिन नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी एबीसी लिमिटेड के पास है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एबीसी लिमिटेड से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर एबीसी लिमिटेड इसको ये डिजाइन और जो भी टेक्नोलॉजी इसके बारे में बताएगी। ठीक है, और फिर जेपी लिमिटेड इस टी शर्ट को बना पाएगी और अब जापान में भी सेल कर पाएगी। इसके बदले में एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, इनसे एक फीस चार्ज करेगी। ठीक है, लाइसेंसी से एक फीस चार्ज करेगी जिसको हम बोलेंगे लाइसेंस फी। ठीक है, बिल्कुल सेम लीजिंग की तरह, जैसे उसमें लीजिंग फी होता था इसमें लाइसेंसिंग फी होता है। नॉर्मली जो लाइसेंसिंग है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी पॉपुलर है। दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि लाइसेंसिंग का यूज हम तब भी करते हैं अगर हमारे पास कैश की थोड़ी शॉर्टेज है तो। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, हम अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं, जेपी लिमिटेड चाहे तो अपनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो अगर कैश की कमी है तो क्या करेगा, डायरेक्ट एबीसी लिमिटेड से लाइसेंस ले लेगा और इसको लाइसेंस फीस पे कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एंट्री मोड में, और वो है आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। देखो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, ये भी क्या करता है, लाइसेंसिंग की तरह से कुछ इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करता है। जैसे कि मैंने आपको लाइसेंसिंग में बताया था कि हम नो हाउ, ब्लूप्रिंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, ये सब चीजें हम ट्रांसफर करते हैं लाइसेंसिंग के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की, तो फ्रेंचाइजिंग के केस में भी हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करते हैं, और वो होती हैं क्या, वो होते हैं हमारे ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, ये सब चीजें। जैसे कि देखो मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप सभी को पता है, मेरे ख्याल से सब यही एग्जांपल देते हैं, वो है आपका मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनाल्ड्स की कंपनी है जो बर्गर बनाती है, यूएसए की कंपनी है। अब आप एक चीज सोचो कि मैकडोनाल्ड्स कभी खुद से अपने इतने ज्यादा आउटलेट नहीं खोल पाती जितना इसने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू खोल दिए हैं। आप भी चाहो तो अपने शहर में मैकडी का आउटलेट खोल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेंचाइजी लेनी है। ठीक है, और आजकल ये जो मोड है फ्रेंचाइजिंग, ये काफी पॉपुलर हो गया है। ठीक है, कोई भी कंपनी कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और खासकर फूड इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। डोमिनोज है, पिज्जा हट है, ये सब चीजें फ्रेंचाइजी, ठीक है, फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। यहां पर भी क्या है, दो पार्टीज होती है, एक होता है आपका फ्रेंचाइजर और एक होता है आपका फ्रेंचाइजी। ठीक है, यहां पर भी बदले में फीस होती है एक, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पे करते हैं, और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने मैकडी के साथ, मैकडोनाल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपने इनकी फ्रेंचाइजी ले ली है मैकडी की, और अपने शहर में एक मैकडी का आउटलेट खोल दिया है। ठीक है, मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, तो 2 साल के बाद उसको रिन्यू करा सकते हो, और वो आपसे ना कुछ फीस चार्ज करेगा। और जो फ्रेंचाइजर होता है ये आपसे फीस भी चार्ज करता है, थोड़ा बहुत आपके सेल में से भी कमीशन या आपके प्रॉफिट में से भी कमीशन ले लेता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है एक तरह से फ्रेंचाइजर के पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। ठीक है, क्योंकि वो खुद से कभी भी अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगा जितना वो फ्रेंचाइजीज के थ्रू कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 पार्टीज है, फ्रेंचाइजर जो कि जैसे अगर मैकडोनाल्ड्स की बात करें
तो मैकडोनाल्ड का जो ओनर है वो एक तरह से क्या है, फ्रेंचाइजर है, और आप फ्रेंचाइजी हो अगर आप अपने शहर में मैकडोनाल्ड का आउटलेट खोलने के लिए फ्रेंचाइजी लेते हो। इसके भी काफ़ी सारे तरह की दोनों की मेरिट्स डिमेरिट्स होती हैं, ये मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और इसको बोलते हैं हमारा टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट में देखिए क्या होता है। टर्न की प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कि ना आपको नाम से पता चल रहा होगा टर्न की, कि हम की को टर्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, इसमें क्या होता है, एक फॉरेन कंपनी आती है, ठीक है, उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हमारे पास नहीं है, हम उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम उनको ना एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी काम को करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रही है, ठीक है। अब जो बुलेट ट्रेन बन रही है, ये जापान की कंपनी है, वो इंडिया में आकर बुलेट ट्रेन बना रही है। अब जब वो पूरा ये तैयार कर देगी बुलेट ट्रेन को, तो ये क्या करेगी, ये इसको हमें ट्रांसफ़र करके चली जाएगी। फिर इसका बुलेट ट्रेन से कोई मतलब नहीं, हम उसको पैसे पे करेंगे, वो यहाँ पर आकर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बुलेट ट्रेन बनाकर हमें दे जाएगी और फिर अपने वापस चली जाएगी। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, मान लो हमें कोई ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, हमारे पास उसको बनाने के लिए मान लो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेन की किसी कंपनी को बुलाएंगे, वो यहाँ पर आकर उस पुल को बनाएगी और बनाकर हमें एक तरह से हैंडओवर करके चली जाएगी। तो उसने की को टर्न कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो आपने अपना घर बनवाया किसी से, उसने पूरा घर बना दिया, उसके बाद वो चाबी आपको देके चला गया, इस तरह से। तो ये है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट। इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं बीओटी। बीओटी का मतलब होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जैसे कि देखो क्या है, जापान की कंपनी आई, उसने बिल्ड बुलेट ट्रेन बनाई, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया, बिल्ड किया, उसके बाद ऑपरेट, इसको चलाकर देखा, पूरी टेस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद ट्रांसफर, हमें ट्रांसफर कर दी और फिर वो चली गई, फिर हम इसका यूज करते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एंट्री मोड में, वो है आपका इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस देखो क्या होता है, दो अलग अलग कंपनियां हैं, दो अलग अलग कंट्रीज की, और वो क्या करती हैं, वो आपस में ना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेती है अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दोनों कंपनी क्या करती है, कहती है कि हम ना मिलकर काम कर लेंगे, हम मिलकर काम कर लेंगे, और दोनों ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ का यूज करती है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज का यूज करके अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट को, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए काम करती है। तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। नॉर्मली जो हमारे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, इसमें ना दोनों कंपनियों का फायदा है, ठीक है। वो इसकी कोई कैपेबिलिटी को यूज कर रही है, वो इसकी कोई कैपेबिलिटी को यूज कर रही है, ठीक है। हो सकता है जेपी लिमिटेड की मार्केटिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी है, हो सकता है एबीसी लिमिटेड के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे, तो ये होगा हमारा इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है जब किसी कंट्री की कंपनी किसी दूसरी कंट्री में लोअर कॉस्ट का फायदा उठाना चाहती है, ठीक है। मान लो जेपी लिमिटेड इस तरह की कोई कंपनी है जो कि लो कॉस्ट पर किसी सामान को बनाती है, और हमारी एबीसी लिमिटेड इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहती है। तो ये जापान में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट जेपी लिमिटेड को दे देगी, क्योंकि जेपी लिमिटेड लो कॉस्ट पर वो सामान तैयार करके हमें दे देगा, और उसके लो कॉस्ट का फायदा उठाने के लिए हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जेपी लिमिटेड से करा लेंगे, और इसकी जो भी पेमेंट है वो हम कर देंगे। तो ये कराएगा हमारा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने 5 साल के लिए कर लिया या आपने 10 साल के लिए कर लिया, तो इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, ताकि दूसरी कंट्री में हो सकता है कोई प्रोडक्ट अगर लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल है, या वहाँ पे कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लो कॉस्ट पे सामान बना के दे देगी, तो हम उसका फायदा उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एंट्री मोड में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी कंपनी के पास ना बहुत अलग तरह की मैनेजीरियल और टेक्निकल स्किल्स होती है जो सबके पास नहीं होती।
तो वो अपनी इन मैनेजरियल टेक्निकल स्किल को किसी दूसरी कंट्री की कंपनी को थोड़े से टाइम के लिए दे देते हैं, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जेपी लिमिटेड के पास कुछ मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि हर किसी के पास नहीं होती, और उन स्किल्स को यूज मान लो एबीसी लिमिटेड भी करना चाहती है, तो ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि जेपी लिमिटेड की जो भी मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स हैं उनका यूज एबीसी लिमिटेड मान लो जैसे 2 साल के लिए करेगी, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे थे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एंट्री मोड्स, या आप इनको कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स भी कह सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया जाता है एक पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और ये ना एक एग्रीमेंट पर्टिकुलर जगह के लिए भी हो सकता है। जैसे कि मान लो लाइसेंसिंग में ऐसा होता है, या लीजिंग में भी ऐसा होता है, फ्रेंचाइजिंग में भी ऐसा होता है कि लिमिटेड जगह दे दी जाती है आपको कि उस एरिया में ही आप हमारे लाइसेंस का या आप हमारी फ्रेंचाइजी का या हमारे जो भी लीजिंग है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मशीन है, बता दिया आप सिर्फ इसको यहाँ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली है, मान लो आपका शहर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में कोई पर्टिकुलर एरिया है कनॉट प्लेस, तो आप वो कहेगा कि आप ना वहीं पर सामान को सेल कर सकते हो, दूसरे एरिया के लिए वो दूसरे किसी और को फ्रेंचाइजी दे देंगे, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, 2 मोड हमारे हो गए हैं, ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हो गया। अब हमारा लास्ट बचता है एक थर्ड, जो कि है आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्री मोड में क्या होता है कि हम यहां पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से मोड है जो कि हमारे बिजनेस को ग्लोबली ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्री मोड में 2 चीजें हैं। एक तो है इसमें एफडीआई, जिसको आप बोलते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम किसी दूसरी कंट्री में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहां से मान लो इन्वेस्टमेंट करता हूं अमेरिका में, और मैं वहां पर क्या करता हूं, प्रॉपर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाता हूं, पूरा प्रॉपर प्लांट परचेज करता हूं, या फिर मैं प्रॉपर एक लैंड परचेज करके उस पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वहां पर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है प्लांट मशीनरी ये सब एसेट्स होती हैं, ठीक है, मैं एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और एफडीआई हम जब करते हैं अगर हमारे पास कैश जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हमारे पास है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में तब बताया था कि हम लाइसेंसिंग तब लेते हैं जब हमारे पास कैश कम है, ठीक है, और हम एफडीआई कब करते हैं जब कैश हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं, बहुत रिस्की होता है, ठीक है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अगर हमारे पास बजट बहुत कम है, ठीक है, तो हम एक्सपोर्टिंग वगैरह से शुरुआत करते हैं। हम पहले एक्सपोर्ट करके देखते हैं अपने प्रोडक्ट को। आप मान लो कि मेरी कोई कंपनी है जो शूज़ बनाती है इंडिया में। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शूज़ हैं वो दूसरी कंट्री में भी सेल हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ना एक्सपोर्ट करके देखूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि सीधा वहाँ पे जाके प्लांट सेटअप कर दूंगा, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पर मेरे शूज़ नहीं चले तो मेरे तो सब सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले शूज़ बनाऊँगा अपनी कंट्री में ही, मैं शूज़ को एक्सपोर्ट करके देखूंगा, वहाँ पर सेल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर हमें लगता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट अलग से बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में चल सकता है, फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी के प्लांट्स जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है। इंडिया में भी सैमसंग का एक प्लांट है, आपको पता ही होगा कि नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट है जो कि सैमसंग ने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रोडक्ट इंडिया में चलेगा बहुत ज़्यादा, इतना चलेगा कि वो सारी कॉस्ट रिकवर कर लेगा, प्रॉफिट भी अर्न कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसके पास कैश भी बहुत ज़्यादा है और एक तरह से रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए क्या है, हम एफडीआई इसलिए करते हैं, एसेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि दूसरी कंट्री के हम ऑपरेशंस को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। हम एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम ओवरसीज ऑपरेशंस को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एफडीआई बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि हर देश ये चाहता है, जैसे हमारी कंट्री है वो भी ये चाहती है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए। ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आने का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी, यहाँ पर बिजनेस करेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, पैसे मिलेंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा,
उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ठीक है, उससे हमारी पॉवर्टी है, जो गरीबी है वो कम होगी, इसलिए ऐसा हम करते हैं। इसलिए आप देखना जो भी अनडेवलप्ड या जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, ये डेवलप्ड नेशन से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हैं वो यहाँ पर आए, ठीक है। हमारे देश में भी ऐसा ही है। आप देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई दूसरे देश की अधिकतर कंपनियां यहाँ पर आ जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, अपना बिजनेस सेटअप कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड में ही, वो है हमारा FPI। FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्री के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे आप क्या करोगे, विदेशी किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, विदेशी कंपनी के स्टॉक परचेज कर लिए, शेयर्स परचेज कर लिए, इस तरह से हम करते हैं। तो ये है हमारी FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट ना बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होती, कम होती है, ठीक है, इसलिए इसमें रिस्क भी कम होता है, पैसे भी कम खर्च होते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, सबसे अच्छी जो खासियत है इसकी, हम ईजीली एग्जिट कर सकते हैं। भाई आपको लगता है आपने शेयर्स लिए हैं और आपको नुकसान हो रहा है, आप शेयर को सेल कर दो, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा आपका, बस। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं FDI वर्सेस FPI, तो दोनों में मेन जो डिफरेंस है, हालांकि वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। FPI को इंडिविजुअल भी कर सकता है जिसके पास कम पैसे हैं, ठीक है, लेकिन FDI करने के लिए आपके पास सैकड़ों करोड़ रुपया होना चाहिए, तब आप FDI कर पाओगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मान लो आज की मैं 2021 की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए हैं और मैं चाहूँ कि भाई मैं FDI कर दूँ अमेरिका में, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 10 लाख के FPI जरूर कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो FDI के लिए बहुत बड़ा बजट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैश होना चाहिए आपके पास, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हमने आपको बताया है मोड्स ऑफ एंट्री, कि किस तरह से अपने बिजनेस को इंटरनेशनली ले जाया जा सकता है। और 3 तरीके आपको बताए हैं, ट्रेड रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पूछते हो तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिलेटेड में मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, ई-कॉमर्स के बारे में और काउंटर ट्रेड के बारे में, ठीक है। फिर काउंटर ट्रेड के भी अलग टाइप्स आपको कराए थे, जिसमें आपको बार्टर सिस्टम, बायबैक, ऑफसेट, स्विच ट्रेडिंग और काउंटर परचेज, ये आपको कराए थे। उसके बाद मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बताया था, और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड में मैंने आपको इंटरनेशनल लीजिंग, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, टर्न की प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं वो, इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक अलायंस, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जिसमें आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपको बताया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से और पूरा देखना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, इस चीज़ की मैं उम्मीद करता हूँ। और आप इसी तरह के हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है अग्रवाल एजुकेशन हब, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट अगर आपको है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन पर जाकर भी वहाँ पर एक डाउट सेशन होता है, एक वहाँ पर चैट बॉक्स है, आप वहाँ पर उसमें भी जाकर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है जो भी एंट्री मोड है सबको डिस्कस करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। मेरे हिसाब से इस टॉपिक में से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।